हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिनोल्स का सेकंड पार्ट। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर रखा है, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट में, देखो फर्स्ट पार्ट जो था उसमें मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज तक कंप्लीट करवा दिया था। इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फिनोल्स की। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं वो हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। अभी देखो जिन स्टूडेंट्स को साथ साथ नोट्स बनाते हैं तो वो भी अच्छी बात है। अगर वो स्टूडेंट अगर आप वीडियो कंप्लीट करने के बाद नोट्स बनाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप बना सकते हो। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स में सबसे पहले हमारे पास आएगा रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप। तो इस फिनोलिक ग्रुप में सबसे पहले हम जो इसमें रिएक्शन आएगी वो आएगी एसिडिटी की। हमें क्या करना है, एसिडिक नेचर जो है फिनोल का वो चेक करना है। ठीक है, अभी देखो जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, फिनोल, ये फिनोल है। अगर इसके रिएक्शन हम करवा दें NaOH के साथ तो ये क्या होगा, सोडियम फिनोक्साइड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, सोडियम फिनोक्साइड में। ठीक है, अभी देखो जो हमारे पास फिनोल होता है हमें क्या करना है, एसिडिक नेचर बताना है फिनोल का। अभी देखो जो हमारा फिनोल है वो लेस एसिडिक होता है। अगर हम कंपेयर करें कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोनिक एसिड से, तो हमारा फिनोल लेस एसिडिक होता है। लेकिन अगर हम अल्कोहल के साथ इसको कंपेयर करने लग जाएं, फिनोल और अल्कोहल को दोनों को कंपेयर करें और बोले दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो मैं बोलूँगी फिनोल ज़्यादा एसिडिक है। अब फिनोल ज़्यादा एसिडिक क्यों हो गया, अभी देखो जो हमारे पास फिनोल होता है, फिनोल ये है। ठीक है, फिनोल हमारा ये है और अल्कोहल हमारा ये है। अब इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क तो देखो यहाँ पे OH है, इसमें भी OH है, OH है, यहाँ पे एक रिंग लगी हुई है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ग्रुप तो हमारे पास सेम लगे हुए हैं, OH। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्या फ़र्क है कि इसकी एसिडिक नेचर जो है हमारे पास फिनोल की वो ज़्यादा है अल्कोहल से। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को अपने आइंस में चेंज कर देंगे। फिनोल को पहले हम फिनोक्साइड में चेंज करेंगे और अल्कोहल को हम एल्कोक्साइड में चेंज करेंगे। ठीक है, दोनों को अपने अपने आइंस में चेंज किया। उसके बाद जो हमारे पास बनेगा, जो आइंस बनेंगे उनकी स्टेबिलिटी हमें चेक करनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो आयन बनेगा इससे उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे और इससे जो आयन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। स्टेबिलिटी को हम क्या करेंगे, कंपेयर, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही उसकी एसिडिक की नेचर क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब पहले हम कंपेयर करते हैं हमारे पास फिनोल्स की। तो फिनोल्स में हमारे पास क्या लेंगे, कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे इसके। तो हमने क्या करा, यहाँ पे फिनोल लिया, हमने क्या लिया, ये फिनोल। ठीक है, अब यहाँ पे ये लोन पेयर हमारे पास यहाँ पे आएगा, ये वाला इधर, यहाँ पे क्या होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव तो ये यहाँ, अब ये बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव। बस आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है इसकी ड्रॉ करनी है। ये बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे और ये वापस से ऊपर चला गया। तो हमने क्या करा, ये हमारे पास फिनोल वापस आ गया। ठीक है, तो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी ड्रॉ हुई, 1 2 3 4 5, ये हो गया। ये तो था हमारे पास सिंपल फिनोल। मैंने क्या बोला है, इनको फिनोल को हमें क्या करना है, उसके आयन में चेंज। तो यहाँ पे मैंने करा है फिनोक्साइड में चेंज। अब फिनोक्साइड की अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो वो देखो क्या होगी,
यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अब ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ठीक है, ये नेगेटिव यहाँ, ये बॉन्ड इधर, ये इधर, ये इधर। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव, ये इधर, ये वापस इधर चला गया। ठीक है, और वापस से यहाँ पे ये बन गया। अब दोनों में ये देखो, ये है हमारे पास फिनॉक्साइड के स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये है हमारे पास फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मैंने क्या बोला है, हमें फिनोल को उसके आयन में चेंज करने के बाद उसकी स्टेबिलिटी हमें चेक करनी है। अब इसको देखें, फिनोल को अगर हम देखें तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारी 5 बनती हैं। फिनॉक्साइड में भी हमारे पास टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कितनी बन रही है, 5। अब इन दोनों में से देखें कि दोनों में से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। देखो फिनोल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेपरेशन ऑफ चार्ज। सेपरेशन ऑफ चार्ज का मतलब है पॉजिटिव, एक ही स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 तरह के चार्जेस आना। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, सेपरेशन है चार्जेस का, जिसके कारण इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, जिसकी स्टेबिलिटी होगी किसकी, फिनोल की स्टेबिलिटी, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू फिनॉक्साइड। क्यों? क्योंकि फिनॉक्साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी ऐसा चार्ज हमारे पास सेपरेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव ही है। यहाँ पे भी नेगेटिव था, बट यहाँ पे भी नेगेटिव था, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो रिंग पे भी हमारे पास नेगेटिव ही चल रहा है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे नो चार्ज सेपरेशन, कोई भी चार्ज यहाँ पे सेपरेशन नहीं हुआ है। दैट्स वाई ये हमारे पास स्टेबल ज़्यादा होगा, यानी इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा। मैंने क्या बोला है, आयन में कन्वर्ट करने के बाद अगर उसकी स्टेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा हो जाती है, या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो सेम बन रही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी आ रही है, दूसरी बात हमारे पास इसकी स्टेबिलिटी भी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा हो गई। तो जितना ज़्यादा हमारे पास आयन होगा, ठीक है, जो भी हमारे पास आयन बनेगा फिनोल से, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही उसकी एसिडिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं अल्कोहल के साथ, तो उसका भी मैं बता देती हूँ कि अल्कोहल की हमारे पास एसिडिक नेचर कम क्यों होता है। तो यहाँ पे अगर हम करें, यहाँ पे देखो अल्कोहल हमारे पास ये है, ये अल्कोहल है। ठीक है, अभी देखो एसिडिक नेचर का मतलब सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, एसिडिक का मतलब ये आपने पढ़ा होगा इसको, कि अगर हमारे पास जो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, अगर ये इजीली निकल जाए, समझ रहे हो, अगर ये इजीली निकल जाए और हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन विदाउट बॉन्ड जाता है तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, जो और ये बनने वाला जो हाइड्रोजन निकलने के बाद जो भी हमारे पास आयन यहाँ पे जनरेट होता है, अगर उसकी स्टेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा आ जाती है, तो हम ये बोलेंगे कि जो जिस कंपाउंड से हमने हाइड्रोजन निकाला है, जो एसिडिक हाइड्रोजन हमने निकाला है, उसकी एसिडिटी क्या है हमारे पास, ज़्यादा। समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन निकाला, क्योंकि हमें क्या चेक करनी है, इसकी एसिडिटी चेक करनी है, उसके लिए मुझे हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे नेगेटिव बन गया, ये क्या है हमारे पास, अल्कोक्साइड आयन। ठीक है, ये अल्कोक्साइड आयन है। अब यहाँ पे देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबल नहीं है, क्यों नहीं है, ना तो यहाँ पे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही, दूसरी बात ये अल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, पहले ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरा ये और इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसको डिस्टेबलाइज करा है, यानी हम ये बोलेंगे कि यहाँ से जो हमारे पास आयन बना है H निकलने के बाद वो स्टेबल नहीं है। दैट्स वाई यहाँ ये जो अल्कोहल है इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा नहीं होता। बट अगर हम यहाँ पे बात करें, मैंने यहाँ पे H निकाला ना, H निकालने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव आया है, उसके बाद मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करी हैं, तो मैंने क्या बोला है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे ज़्यादा बन रही है, ज़्यादा भी बन रही है, चार्ज सेपरेशंस भी नहीं है, और जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, चार्ज सेपरेशन नहीं आएगा, उतना मेरा जो हाइड्रोजन निकालने के बाद जो आयन बना है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। दैट्स वाई जो फिनोल है हमारे पास उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। ठीक है, समझ में आया कैसे बोल
बोल रही हूँ मैं। अब देखो, अब हम ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं जो अगर हमारे पास रिंग के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं, लाइक हमारे पास OH ग्रुप तो लगा हुआ है, हमें फिनोल तो लेना ही है। फिनोल के साथ साथ या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दे या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे। इन दोनों ग्रुप को लगाने से उसकी एसिडिटी कब बढ़ती है और कब कम होती है, ये हमें यहाँ पे सीखना है अभी, ठीक है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप उतार सकते हो इसको। करते हैं नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बेंजीन रिंग, ये ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बेंजीन रिंग। नेचर ऑफ substituent on the benzene ring। ठीक है, हमें ये चीज करनी है। हम क्या करेंगे, देखो सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास, मैंने आपको बोला कि ये चीज तो हमारे पास यहाँ पे होगी ही होगी, ये फिनोल है, ठीक है। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा सकती हूँ, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी लगा सकती हूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाने से मेरी एसिडिक जो नेचर है, जो एसिडिक नेचर होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा या फिर कम होगा, वो हमें सीखना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, अगर ये मेरा फिनोल है, ठीक है, ये मेरा एक फिनोल है, यहाँ पे सपोज मेरे पास एक OH लगा हुआ है ग्रुप और यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है G, ठीक है। अगर ये G मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या होगा, देखो मैंने बताया था आपको कि जो फिनोल होता है वो किस में चेंज होता है हमारे पास, इसमें फिनॉक्साइड आयन में चेंज होता है। अगर इस फिनॉक्साइड आयन के साथ हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब देखो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है मेरे पास, ज़्यादा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर ज़्यादा है। अगर इससे कोई ग्रुप, अगर ग्रुप में कोई ऐसा लगा दूं, अगर कोई ग्रुप लगाने से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, यानी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, वो कौन खींच रहा है, ये वाला ग्रुप। तो जिसके कारण जो ये जो स्ट्रक्चर होगी या फिर ये जो होगा हमारे पास कंपाउंड, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यानी मैं ये बोल रही हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाने से हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स जो लगे हैं वो हमारे पास जो आयन है, फिनॉक्साइड आयन है, अल्कोक्साइड आयन है, जो भी है उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ तो ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ज़्यादा है इसके ऊपर, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, स्टेबल, ठीक है। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे, अगर सेम चीज ये चीज है मेरे पास, OH लगा हुआ है, ये कोई G ग्रुप है, ये G ग्रुप मेरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिलीजिंग ग्रुप है तो फिनॉक्साइड आयन में हमने इसको चेंज तो किया ही था, तो ये चीज़ O नेगेटिव है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, पहले ही इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से मैंने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया कि और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर आ जाए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ज़्यादा आ जाए, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब ये स्टेबल होगा, ये डीस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये समझ में आया। अब देखो हमारे पास पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स रिलेटिव इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, यानी हम अगर जो हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, क्लोरीन आ जाए, सपोज क्लोरीन ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप लगा है, कुछ भी लगा है, उसके विद रिस्पेक्ट टू उसकी हमें क्या देखनी है, स्टेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसकी जो स्टेबिलिटी हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लिखिए आप, पोजीशन ऑफ
सब्स्टिट्यूएंट relative to हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको मैं बताऊंगी आपको। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट से हम देखेंगे, दूसरा है हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट। अभी देखो, अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये OH लगा हुआ है, ये क्लोरीन इधर लगा है। ठीक है, ये क्लोरीन इधर, ये क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। ठीक है, ये मैंने क्या लगाया, ये जो क्लोरीन है ये ऑर्थो पे, ये मेटा पे, ये पैरा पे। अगर इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से अगर हम देखें कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू जो भी हमारे पास ग्रुप्स लगे हुए हैं, अगर वो ऑर्थो, मेटा या फिर पैरा लगे हैं, तो सबसे ज़्यादा तीनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से हमें देखना है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है हमारे पास वो चलता है डिस्टेंस के बेस पे, है ना। अगर जो भी जो इंडक्टिव इफेक्ट क्या काम कर, माइनस आई इफेक्ट का काम करता है, माइनस आई और माइनस आई। अब मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर उसके पास लगा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब ये थोड़ा सा इससे दूर लगा है तो इसकी स्टेबिलिटी उससे कम हो गई, ये सबसे दूर लगा है तो इसकी स्टेबिलिटी इन तीनों से कम हो गई। ठीक है, ये हमने पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट के रूल से। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिपेंड करता है हमारे पास डिस्टेंस बेस्ड होता है। ठीक है, डिस्टेंस बेस्ड, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती जाएगी, उसका अफेक्ट कम होता जाएगा। जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उसका अफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता है। अब ये नज़दीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसको स्टेबल करेगा। अब ये दूर है थोड़ा सा तो उससे कम करेगा, ये सबसे दूर है तो ये कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के बेस्ड है। अगर हम बात करें रेजोनेंस इफेक्ट, तो रेजोनेंस इफेक्ट में क्या चलता है, तो यहाँ पे भी देखो, एक तो होता है ऑर्थो मेटा पैरा, यही चलता है। अगर हम देखें जो ग्रुप हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे लगे होंगे और जो ग्रुप हमारे पास पैरा पोजीशन पे लगे होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। क्यों? ठीक है, अब देखो रेजोनेंस के हिसाब से, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से तो हमने पढ़ लिया, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से तो हमने डिस्कस करा है कि किस तरीके से होगा। यहाँ पे भी क्या होता है, अगर कोई भी जो ग्रुप होगा हमारे पास, अगर ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप, सपोज नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगा होगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू मेटा। उसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगी। ठीक है, किस तरीके से आपको करना है। अभी रेजोनेंस हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये थोड़ा बहुत इसका उतारना है तो आप उतार सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझ में आया होगा। दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मोर एसिडिक कौन होगा। सबसे पहले जो ग्रुप जो है हमारे पास ऑर्थो पे लगा है, फिर हमारे पास मेटा पे, फिर हमारे पास पैरा पे। क्योंकि ये नज़दीक लगा है उतना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, उतना ही हमारे पास हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, जो आयन बनेगा उसको स्टेबल करेगा। वैसे वैसे जैसे जैसे दूर तक चला जाएगा उसको कम स्टेबल करेगा। रेजोनेंस पे भी हमने बात करी है, तो अब रेजोनेंस हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो रेजोनेंस पे मैंने क्या बोला है, रेजोनेंस के ऊपर ग्रुप जो हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा पे लगे होंगे वो क्या होंगे, मोर एसिडिक। ठीक है, वो क्या होंगे, मोर एसिडिक एज कंपेयर टू मेटा के साथ। मेटा क्या होगा, थोड़ा लेस एसिडिक होगा, बट ऑर्थो एंड पैरा मोर एसिडिक। क्यों? यहाँ पे अगर हम बात करें, ये मैंने पहले ही H निकाल दिया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लगी हुई है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। ये बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ पे।
आप भी साथ साथ में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते जाओ, ठीक है। ये नेगेटिव यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब देखो साथ साथ में बनाते जाओ क्योंकि ये चीज़ें ना आपको आती हैं। उसके बाद ये यहाँ, ये यहाँ, ये वापस से इधर। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी ऑर्थो वाली। अब बनाते हैं पैरा की। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड इधर, ये वाला इधर, डबल बॉन्ड इधर, यहाँ डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव, ये इधर, ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है। ठीक है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, इसकी भी टोटल कितनी बनी है 5, इसकी भी कितनी बनी है टोटल 5। अगर हम मेटा की बात करें, एक बार मैं कैमरे में चेक कर लूँ कि दिख रहा है या नहीं। ठीक है, दिख रहा है। अगर हम मेटा की बात करें तो मैं मेटा यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, मेटा वाला क्या होगा सीन, सॉरी, ये यहाँ पे आएगा, इधर नेगेटिव, इधर डबल बॉन्ड, इधर ये इधर। ये इधर आ गया, ये इधर, ठीक है। 1 मिनट, तो दिख रहा है, ठीक है। ये ऑर्थो की बनी है, कंफ्यूज मत होना। 1 2 3 4 5 ये ऑर्थो पे है, जब नाइट्रो ग्रुप मेरा ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। पैरा पे भी सेम है। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसकी 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर इसकी भी देखें तो इसके कितनी बन रही है 1 2 3 4 5। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है और इसकी भी 5 है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो मैंने क्या बोला, रेजोनेंस जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप लगे होंगे तो ये क्या होता है मोर एसिडिक। मोर एसिडिक किस लिए, अब ये इसलिए होता है क्योंकि अगर हम देखें हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्सटेंड कहाँ तक हुआ है, नाइट्रो ग्रुप तक।
यहाँ पे देखें जो नेगेटिव चार्ज है मेरा एक्सटेंड हुआ है नाइट्रो ग्रुप तक, तो नाइट्रो ग्रुप में भी नेगेटिव चार्ज आया है, उसके बाद उसने वापस दिया है, फिर रिंग में वापस से आया है। ऐसा ही सेम चीज़ कहाँ पे हुआ है, इसमें नेगेटिव चार्ज क्या हुआ है हमारे पास, एक्सटेंड हुआ है नाइट्रो ग्रुप की तरफ, ये वापस गया, फिर से इलेक्ट्रॉन आया, फिर से बॉन्ड दिया, ये वापस से इधर आ गया। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मेटा पे अगर हमने अटैक करा है तो नाइट्रो ग्रुप एज इट इज रहा, नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे एक्सटेंड नहीं हुआ, मतलब कॉन्जुगेशन में नहीं आया नाइट्रो ग्रुप के साथ, ये रिंग में ही चलता रहा। ठीक है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्सटेंड हुआ है नाइट्रो ग्रुप की तरफ, लेकिन यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप की तरफ एक्सटेंड नहीं हुआ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में आए नाइट्रो ग्रुप के, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में नहीं आए नाइट्रो ग्रुप के। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अगर ग्रुप लगे हैं तो वो क्या होंगे, हमारे पास मोर एसिडिक होंगे एज कंपेयर टू मेटा से। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने? इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों ही हमने डिस्कस करा है। अब पहले आप इसको उतार लीजिए, आगे मैं नया टॉपिक स्टार्ट करवा देती हूँ आपको। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे ईथर फॉर्मेशन यानी विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये नेमिंग रिएक्शन है, आपको एज विलियमसन सिंथेसिस से भी आ सकती है, ईथर फॉर्मेशन से भी आ सकती है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, फिनोल होगा और साथ में हमारे पास NaOH होगा। इसको वही सेम चीज़ सोडियम फिनॉक्साइड में सबसे पहले चेंज करना है, यहाँ से वाटर आ गया। ठीक है, अब ये जो बना है मेरा फिनॉक्साइड आयन, ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे लगेगा OR, ये X नेगेटिव बाहर। ठीक है, इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो ये फिनॉक्साइड आयन था, इसको लिया हमने, यहाँ पे हमने लिया C2H5 आयोडीन, यहाँ पे क्या होगा OC2H5 यानी फेनेटोल बनेगा। क्या बनेगा, फेनेटोल, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, क्या बन गया, फेनेटोल की फॉर्मेशन हो गई। ये है क्या है हमारे पास, ईथर फॉर्मेशन और विलियमसन सिंथेसिस। समझ में आया? नेक्स्ट हम करते हैं क्लेंजन रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करवाती हूँ आपको। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लेंजन रीअरेंजमेंट। हमें क्या लेना है, एलाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, क्लेंजन रीअरेंजमेंट का जो सबस्ट्रेट होगा वो क्या होगा, एलाइल फिनाइल ईथर। तो यहाँ पे आपको CH2 सिंगल CH2, यहाँ पे आपको 475 केल्विन से टेम्परेचर देना है और आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे OH इधर लगेगा, यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या बन गया, ऑर्थो एलाइल फिनोल, ऑर्थो एलाइल फिनोल। अगर हमारे पास अगर दोनों साइड हमारे पास, अगर इफ बोथ साइड्स ऑर्थो पोजीशन आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, तब क्या होगा, तब हमारे पास मान लो ये चीज़ आ गई आपके पास कंडीशन कि हमारे पास यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ये हमारे पास है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरीके का है।
यहाँ पे क्या करा मैंने, ये पूरा का पूरा ग्रुप उठ के कहाँ पे आ गया, ऑर्थो की पोजीशन पे, यहाँ पे H लग गया सिंपल। अगर ये ऐसा कुछ केस आ जाए कि दोनों ही ऑर्थो साइड दोनों ही ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये पूरा ग्रुप कहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये कहाँ पे जाएगा, पैरा पोजीशन पे। कहाँ पे जाएगा, पैरा पोजीशन पे। CH3 OH CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये चीज़ आ गई, ठीक है। ये कहाँ पे अटैक हुआ, पैरा पोजीशन पे। क्लियर हुआ। अब इसका भी हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि कैसा हो रहा है, इसका भी हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि कैसा हुआ, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, ये दोनों ही रिएक्शन पहले आप उतार लेंगे, उसके बाद हम इनका अलग अलग से मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसको उतारिए, मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्थो वाला, ठीक है, ऑर्थो का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये चीज़ थी CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसको देखो किस तरीके से लिख सकते हैं हम, इसको ही मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, ऑक्सीजन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बॉन्ड है यहाँ इस कार्बन को मिलेगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये सिंगल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे हाइड्रोजन पहले ही अटैच है, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया। यहाँ पे क्या हुई, फास्ट टोटोमेरिज्म हुई फास्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, OH इधर, CH2 सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें पैरा की, तो पैरा में क्या हुआ, सेम, ये सेम चीज़ है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे बट क्या लगा है, दो अल्काइल ग्रुप अटैच थे, ठीक है, यही था तभी पैरा पे अटैक करा। यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड सब पहले इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ठीक है, डबल बॉन्ड इधर आ गया, R, यहाँ पे R, यहाँ पे लग गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। समझ में आया अब क्या हुआ। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। इसको मैं इस तरीके से लिखती हूँ, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इस तरीके से लिखा। ये बॉन्ड मेरा इधर आ गया, ये इधर, ये इधर, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे R, यहाँ पे R, एक बॉन्ड इधर, यहाँ पे H लगा हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब क्या होगी, यहाँ पे टोटोमराइजेशन, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से टोटोमराइजेशन होगी और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट। यहाँ पे OH, यहाँ पे R, यहाँ पे R, ठीक है, ये बन गया मेरा प्रोडक्ट, पैरा वाला और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट। आपको समझ में आया किस तरीके से बना, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम कर लेते हैं, पहले आप इसको उतार लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। हम पढ़ते हैं फ्राइस रीअरेंजमेंट, ठीक है। देखो फ्राइस रीअरेंजमेंट भी इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है ये, तो इसको ध्यान से समझना। फ्राइस रीअरेंजमेंट, ठीक है। देखो इसमें क्या लेना है आपको, फिनाइल प्रोपियोनेट, ठीक है, इसमें क्या लेना है, फिनाइल प्रोपियोनेट, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH2
CH3। यहाँ पे हम टेम्परेचर लेंगे, सॉरी ElCl3 की प्रेजेंस पे रिएक्शन होती है। यहाँ पे टेम्परेचर लिया जाता है 400 to 423 केल्विन। ठीक है, फिनाइल प्रोपियोनेट है ये। यहाँ पे दो तरीके के प्रोडक्ट्स आ सकते हैं आपके, एक तो OH C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, दूसरा आपके पास आ सकता है OH C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये आपका बन रहा है ऑर्थो, ये बन रहा है आपका पैरा। ठीक है, यानी जो ये वाला ग्रुप है, ये वाला, ये आपका ऑर्थो पे लग सकता है या फिर पैरा पे लग सकता है। अब ऑर्थो पैरा पे कब लगेगा? लो टेम्परेचर जब होगा, जब लो टेम्परेचर होगा तो वो पैरा पे लगेगा, जब हाई टेम्परेचर होगा तो वो लगेगा ऑर्थो पर। ठीक है, लो टेम्परेचर होगा तो पैरा पे, हाई टेम्परेचर होगा तो ऑर्थो पे। अब हम समझते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म पहले हम करेंगे इसका ऑर्थो वाले का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ये जो ग्रुप है ना CH2 CH3, इसको हम एक बारी R मान लेते हैं ताकि हमें बड़ा ग्रुप ना लिखना पड़े। इसको मैं R कंसीडर करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है RCO ऑक्सीजन, इसके साथ ही तो बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है इसके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? बॉन्ड ही लगा दो, ElCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चल रही है। ये बॉन्ड, सॉरी इलेक्ट्रॉन किसको दिए? एल्यूमिनियम को, क्योंकि इसका वेकेंट d ऑर्बिटल होता है। जब इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ElCl3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, COR। अब देखो ऑक्सीजन पे क्या है, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए इसको, तो पॉजिटिव आ गया। इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? ElCl3 नेगेटिव, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि ये निकल गया ना COR। कारण इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ? तो देखो अब क्या होगा, यहाँ से कहानी आपकी स्टार्ट हो जाती है मैकेनिज्म की। तो यहाँ पे देखो ElCl3 नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ये बॉन्ड इसने, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिए, ये यहाँ पे आपके ट्रांसफ़र हो गए। तो ये यहाँ पे कैसे, किस तरीके से लगेगा? ऑक्सीजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ElCl3, ये बॉन्ड इधर, ये वापस इसको ले गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आया? इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। हमने क्या करा, इसको वाटर के साथ इसकी रिएक्शन, तो क्या आ गई यहाँ पे? OH COR। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से? देखो पहले तो अपने इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिए तो ये चीज़ बन गई, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया ये चीज़। ठीक है, पॉजिटिव ऑक्सीजन पे है तो इसने अपने बॉन्ड दे दिया, ये बन गया, ये पॉजिटिव लेके निकल गया। अब यहाँ से इन दोनों को वापस से उठाया, यहाँ पे क्या करा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर, इस पे अटैक कर गया, ये चीज़ बन गई। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसको बॉन्ड देके ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ, ये चीज़ बन गई। फिर वाटर के साथ रिएक्शन हुई, यहाँ पे क्या आ गया? OH। ये था हमारे पास ऑर्थो अटैक। ठीक है, समझ में आया? अब हम करते हैं हमारे पास पैरा अटैक। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं करवाती हूँ आपको पैरा अटैक। तो देखिए अब हम करते हैं पैरा अटैक कैसे हुआ है। यहाँ पे
आई होप आपने उतार लिया होगा ये। सेम वही चीज़ जो हमने बनाई थी यहाँ पे, बस इसमें हम पैरा टैग करवा रहे हैं। AlCl3 यहाँ पे नेगेटिव, इसके इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, क्लियर, ये इधर आए, अब इसने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया है, ठीक है। बस इसमें फ़र्क क्या है, पहले उसमें ऑर्थो में क्या फ़र्क था, ये बॉन्ड इसके ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, फिर पैरा वाला वो बॉन्ड जो है कार्बन पे अटैक करेगा, तभी तो पैरा पे जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव AlCl3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, ठीक है। अब ये बॉन्ड इधर आ गया, ये बॉन्ड इधर, ये ऊपर चला गया। समझ में आया किस तरीके से, ये बॉन्ड इधर, ये इधर, ये इधर, यहाँ पे COR OAlCl3 नेगेटिव, ठीक है। फिर हमने वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी, ठीक है। COR आपका R क्या है, ये वाला ग्रुप R क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ CH2CH3, उसको रिप्लेस कर लेना R को CH2CH3 के साथ। समझ में आए किस तरीके से बनाए, COCH2 ये लगा लेना, ऑर्थो वाला मैंने बना ही दिया था। ये है आपके पास फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको नेमिंग रिएक्शंस करवाई हैं, 2 से 3 मैंने आपको नेमिंग रिएक्शन करवाई हैं, ये सारी आपको करके जानी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक बारी हमारा यहाँ तक ही मैं स्टॉप करती हूँ, क्योंकि पहले आप इतना पढ़ लीजिए, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो से, ठीक है। वो लास्ट वीडियो होगी, उसमें भी काफ़ी सारी नेमिंग रिएक्शंस है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी टॉपिक, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ के रखना। फिनोल्स के हमारे पास 2 वीडियोज़ हो चुकी हैं, तो आई होप आप दोनों वीडियोज़ अच्छे से देख लो और उसके अच्छे से नोट्स बना लो। फिर मैं तीसरी वीडियो दूंगी, उसको भी अच्छे से देख लेना, ठीक है। अच्छे से नोट्स बना लेना, आपके फिनोल अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।